रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 32 और हमारा आज का टॉपिक है डिजीज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। इसमें हम डिफरेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक के इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से होती हैं। तो सबसे पहली जो डिज़ीज़ है वो है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया जो है ये बेसिकली इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट डाइजेशन ऑफ फूड की वजह से होती है। अगर फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, अगर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक उसको प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर पाता, उसकी प्रॉपरली डाइजेशन नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ होगी उसको हम बोलते हैं डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया जो है वो कहता है बेसिकली ये एक डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन इसकी वजह से और बहुत ज़्यादा डिजीज़ या डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। डिस्पेप्सिया जो है इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें आ जाती है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब बेचैनी की सिचुएशन। फ्लैटुलेंस आ जाता है। फ्लैटुलेंस का मतलब होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक में गैस का बनना या गैस का इकट्ठा होना। हार्टबर्न आ जाती है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि सीने का जलना। नोज़िया आ जाता है, नोज़िया हम बोलते हैं। दिल ख़राब होना एंड वॉमिटिंग, यानी कि जो कह आ जाती है कभी कभार खाना खाने के बाद अगर फूड की डाइजेशन जो है वो ठीक से नहीं होती। ये जो सिम्टम्स हैं ये इरेगुलरली और टाइम टू टाइम जो है वो अकर होते रहते हैं जिस पर्सन में डिस्पेप्सिया की डिज़ीज़ होती है। डिस्पेप्सिया के कॉजेज़ अगर हम देखें तो बेसिकली ये होती है एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक। अगर स्टमक में एसिडिटी जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से स्टमक अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। फॉल्टी फंक्शन ऑफ स्टमक, यानी वही बात कि स्टमक जो है वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं करता, तो फूड की डाइजेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाती। फिर आ जाता है इंटेस्टाइनल और इनसफिशिएंट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बाइल सिक्रीशन। लीवर जो बाइल सिक्रीट करता है, अगर वो जो बाइल है उसकी क्वांटिटी जो है वो सफिशिएंट नहीं है, वो डाइजेशन के लिए एक मुनासिब मिकदार में सिक्रीट नहीं होता, या उसकी जो क्वालिटी है यानी उसका जो क्वालिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि बाइल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर उन कंपोनेंट्स की जो रेशो है वो आगे पीछे हो जाती है, यानी उसमें जो पिगमेंट्स हैं या सॉल्ट्स वगैरह हैं वो एक नॉर्मल मिकदार में नहीं पाए जाते, तो हम कहते हैं कि बाइल जो है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है और वो फूड की डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फूड डाइजेशन नहीं होगी फूड की ठीक से और उस पर्सन में डिस्पेप्सिया की डिज़ीज़ हो जाएगी। सेकंड जो डिसऑर्डर है जो डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड है वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो है ये बेसिकली होती है जब हम अनहाइजीनिक फूड कंज्यूम करते हैं, ऐसा खाना जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से कंटेमिनेटेड होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे, और जब हम ऐसा खाना खाएंगे जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और उनके प्रोड्यूस्ड टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं, तो उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो फूड पॉइजनिंग का रीज़न बन सकते हैं? उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, सैल्मोनेला एंड कंपाइलोबैक्टर। बैक्टीरियाज जो हैं वो कैटल्स, चिकन एंड डक वगैरह के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ऐसी कैटल जो हैं, हमें पता है कि उनका जो मिल्क है वो हम कंज्यूम करते हैं, चिकन्स के जो एग जो वो ले करती हैं उनको कंज्यूम करते हैं, और इनका मीट वगैरह हम कंज्यूम करते हैं, तो अगर हम मिल्क को या एग्स को या मीट को प्रॉपरली कुक नहीं करते और उसको प्रॉपरली कुक किए बगैर ही हम उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो ये बैक्टीरिया जो हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स हैं उसमें आ जाता है डायरिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द होना। जो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट 12 to 24 आवर्स लेटर शो होते हैं। जब भी हम ऐसा कंटेमिनेटेड फूड जो है वो कंज्यूम करेंगे तो उसके 12 से 24 घंटे के बाद जो है वो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हमें शो होंगे।
ये जो फूड पॉइजनिंग है इसके सबसे ज़्यादा होने के चांसेस तब होते हैं जब हम अनपास्चराइज्ड मिल्क कंज्यूम करते हैं, यानी कि ऐसा दूध जिसको हम प्रॉपरली बॉयल नहीं करते, पास्चराइज्ड नहीं करते। तो जब ऐसा मिल्क हम कंज्यूम करेंगे तो डेफ़िनेटली वो कंटामिनेटेड होगा, उसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, तो उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसी तरह से जब हम फ्रोज़न मीट, यानी जिस मीट को हम फ्रिज में रख के, फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ करते हैं ताकि हम उसको बाद में कंज्यूम कर सकें या बाद में इस्तेमाल कर सकें, तो जब हम फ्रोज़न मीट की डीफ्रोस्टिंग करते हैं, यानी उसमें जो आइस की फॉर्मेशन हो चुकी है मीट के अंदर, उसको जब हम लिक्विफाई करने के लिए रखते हैं, उसको पिघलाने के लिए हम रख देते हैं, तो उसके बाद उसमें से जो पानी स्क्रीट होता है, उस पानी में जो फ्रोज़न मीट की डीफ्रोस्टिंग करते हुए जो पानी रिलीज़ होगा, जो वाटर रिलीज़ होगा, उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला बैक्टीरिया। तो ऐसे जब हम मीट की डीफ्रोस्टिंग करते हैं तो उसमें हम जो भी यूटेंसिल्स या डिशेस वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन डिशेस को हमें प्रॉपरली उनकी सफाई करने के बाद या उनको क्लीन अप करने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम अगर उसको साफ़ किए बगैर ही उन बर्तनों को, यूटेंसिल्स को इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें कोई और फूड जो है वो डाल के उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो फूड भी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। और ऐसे कंटेमिनेटेड फूड को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग की एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं बोचुलिज़म, और बोचुलिज़म जो है कहता है ये फूड पॉइजनिंग की सबसे सीवियर टाइप है, यानी ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग से डिफरेंट है और ये ज़्यादा ख़तरनाक है। नॉर्मली जो फूड पॉइजनिंग होती है उससे क्या होता है कि उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ अरसे के बाद जो है वो ठीक हो जाते हैं। हम अगर मेडिकेशन करते हैं, हम खाने पीने में एहतियात करते हैं, तो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बोचुलिज़म जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की फूड पॉइजनिंग है, और ये क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से बोचुलिज़म होती है। बोचुलिज़म जो है वो कहता है कि इसकी रीज़न क्या है, क्यों होती है बोचुलिज़म। जब हम इम्प्रॉपरली कैंड या फिर प्रिजर्व्ड फूड जैसे कि मीट वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो ये बैक्टीरियाज़ हैं वो प्रेजेंट होंगे और उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। कैंड फूड जो है, जो हम कैंस वगैरह में फ़ूड को प्रिजर्व करते हैं, तो अगर हम कैनिंग करने के दौरान, फ़ूड को प्रिजर्व करने के दौरान जो है वो हाइजीनिक कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, तो वो फ़ूड जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा और उसमें बैक्टीरियाज़ जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जब हम ऐसा कैंड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको प्रॉपरली कैंड नहीं किया गया था, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल नहीं किया गया था, तो उसकी वजह से हमें बोचुलिज़म हो सकता है। ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम, ये जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के टॉक्सिन्स होते हैं। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये हमारे कार्डियक सिस्टम को जाके इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का मतलब है यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मफलूज हो जाना, उसका अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं वो कर पाएगा। तो कार्डियक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इफ़ेक्टेड होता है फूड पॉइजनिंग की वजह से। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स में आ जाता है फटीग मतलब थकावट, डिजीनेस, चक्कर आना, डबल विजन, हेडेक, नोज़िया मतलब दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। ये सब जो हैं वो सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के। लास्ट जो डिज़ीज़ है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है वो बेसिकली इसका लफ्ज़ी मतलब है मोटापा। जो लोग बहुत ही मोटे होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, तो हम कहते हैं कि उनको ओबेसिटी है। ओबेसिटी जो है ये एक डिज़ीज़ है। ओबेसिटी बेसिकली होती है एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ़ैट्स की वजह से, कि अगर हमारी बॉडी में फ़ैट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हम ओबेसिटी का यानी कि मोटापे का शिकार हो जाते हैं। वजह क्या होती है इसकी, किस तरह से फ़ैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा फ़ूड को कंज्यूम करते हैं, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा जब हम फूड
कंज्यूम करेंगे तो जो एक्स्ट्रा फूड होगा, सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा फैट्स वगैरह होंगे वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से हम ओवरवेट या ओबीस हो जाते हैं। फ़ैट्स जो हैं वो जो एक्स्ट्रा फ़ैट्स हैं ये कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं इनके अंदर फ़ैट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं फ़ैट सेल्स। तो फ़ैट सेल्स के अंदर जो फ़ैट के ड्रॉपलेट्स होंगे वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में और किडनीज़ के इर्द गिर्द और स्किन के नीचे। हमारी स्किन की जो सरफेस है उसके नीचे एडिपोज टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, किडनीज़ के इर्द गिर्द और एब्डोमेन वाले रीजन में एडिपोज टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो एडिपोज टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं यानी कि फ़ैट सेल्स, उसमें क्या होगा, फ़ैट्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये ड्रॉपलेट जो हैं इनका नंबर और साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपस में मिलके एक बड़ा सा फ़ैट का ड्रॉपलेट बना देंगे। तो ये जो सेल फ़ैट का एक बड़ा सा ग्लोब्यूल होगा तो ये क्या करेगा कि सेल का जो न्यूक्लियस है उसको साइड की तरफ धकेल देगा, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से प्लांट के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल प्रेजेंट होता है बहुत बड़े साइज़ का, उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरीफ्री की तरफ पुश कर देता है उसको। तो सिमिलरली ये जो एक बड़ा सा फ़ैट का ग्लोब्यूल बनेगा ये न्यूक्लियस को क्या कर देगा, पेरीफ्री की तरफ धकेल देगा। तो बहुत सारे फ़ैट सेल जो हैं ये मिलके क्या बना देते हैं, एडिपोज टिश्यू बना देते हैं। कहता है कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जितना मर्ज़ी ओवर ईटिंग करें, खाना खाएं, उसके बावजूद भी वो मोटे नहीं होते। और जो बाकी लोग हैं जिनमें ओबेसिटी होती है वो थोड़ा सा भी खाना खा लेते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो लोग ओबीस होते हैं, जो मोटापे का शिकार होते हैं, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उनमें जो हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो हमारी बॉडी की फ़िज़ियोलॉजी को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो जब उन हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमारी बॉडी में का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से वो इंसान जो है वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ओबेसिटी जो है वो हमारी इनहेरिटेंस से भी लिंक करती है, यानी कि जो ओबीस लोग होते हैं उनमें उनकी जीन्स में भी ओबेसिटी होती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और इनहेरिटेंस की वजह से जो लोग हैं उनमें ओबेसिटी हो सकती है। तो जो लोग ओबीस होते हैं उनमें और कौन कौन से डिजीज़ हो सकती हैं? उनमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, स्टमक डिसऑर्डर। तो ये सारी डिजीज़ जो हैं एक ओबीस इंसान में आ जाती हैं। तभी हम कहते हैं कि मोटापा जो है वो इटसेल्फ भी एक डिज़ीज़ है और ये बाकी सारी डिजीज़ भी कॉज करता है, यानी ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। उसके बाद आ जाता है अल्सर। अल्सर जो है ये बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक की जो वॉल्स हैं उनमें कभी कभार क्या होता है कि ज़ख़म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अल्सर। तो वजह क्या है उस ज़ख़म होने की? हमें पता है कि हमारा जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करता है। तो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है HCl एंड पेप्सिन जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो स्टमक की वॉल्स हैं उनको म्यूकस के थ्रू कवर किया जाता है। म्यूकस जो है वो उन वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारी स्टमक की वॉल्स को ही डाइजेस्ट ना करना शुरू कर दे। तो गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक की वॉल्स पे प्रेजेंट होता है म्यूकस। तो कभी कभार क्या होता है कि जो म्यूकस की लेयर है ये लेयर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है या कम होना शुरू हो जाती है, पतली हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो गैस्ट्रिक जूस होगा वो हमारी स्टमक की वॉल्स के ऊपर एक्ट करेगा और स्टमक की वॉल्स में ज़ख़म हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं अल्सर। और अल्सर को हम सोर भी बोलते हैं। कभी कभार कहता है कि अल्सर इतना सीवियर हो जाता है, वो ज़ख़म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक की जो वॉल्स हैं उनमें एक होल क्रिएट हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कंटेंट्स हैं यानी कि जो फूड मटेरियल होगा डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर तो वो उस होल से होता हुआ एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो अगर हम इमीडिएट बेसिस पे मेडिकेशन नहीं करते अल्सर की
इसका इलाज नहीं कराते तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड वगैरह जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अल्सर काज करता है। स्मोकिंग, स्पाइसी फूड, अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी जो शराब वगैरह लोग यूज़ करते हैं, कॉफ़ी और स्ट्रेस वगैरह जो है ये सब कॉजेज़ हो सकती हैं अल्सर कॉज करने की।